नमस्कार दोस्तों, राजनीति की बातें किताबों की कहानी में आपका स्वागत है। मैं हूं आपका दोस्त धर्मेंद्र कुमारी। दोस्तों, आज आप कई दिलचस्प बातें जानने वाले हैं। एक तो यह कि बुरे दौर में आईएएस अफसरों के दिन कैसे कटते हैं, दूसरा वो जमाना जब रेडियो लाइसेंस पर मिला करता था, और तीसरा हरियाणा के पहली बार मुख्यमंत्री बनते ही चौधरी देवीलाल ने जिस आईएएस अफसर के बारे में ये कहा था कि इस मिश्रा को तो मैं जेल दिखाऊंगा, उस आईएएस अफसर के साथ क्या बाद में बनती है, ये सारे वीडियो में आप जानेंगे। बहुत दिलचस्प वीडियो ये रहेगा, आखिर तक बने रहना। बहुत अनोखी बातें आज आप जानने वाले हैं। दोस्तों, मुख्यमंत्री के जो खास अफसर होते हैं उनमें एक दौर आता है, और ये बुरा दौर होता है, और वो तब आता है जब सरकारें बदल जाती हैं और आने वाला मुख्यमंत्री ये खार खाए बैठा होता है कि फलाना अफसर तो फलाना नेता का खास था, अब इसकी रड़क निकालूंगा। ऐसी हालात में बहुत सारे अफसर तो माफी मांगकर पीछा छुड़ा लेते हैं, और कुछ अफसरों के साथ वास्तव में बहुत बुरी बनती है। और जिनके साथ बुरी बनती है उनमें से एक थे प्रधान सचिव रहे चौधरी बंसीलाल के एस के मिश्रा जी। और आज हम बंसीलाल जी के जो खास अफसर थे एस के मिश्रा जी, उनके बुरे दौर की कहानी जानने वाले हैं। 25 जून 1975 को प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी जी की सलाह पर राष्ट्रपति फरूक अली अहमद ने भारत के संविधान के अनुच्छेद 352 के तहत आपातकाल की स्थिति की घोषणा की थी। देश ने अपने सबसे बुरे दौर में से बाहर निकला था, और मार्च 1977 तक ये दौर जारी रहा था। उस दौर में संजय गांधी के बाद अगर इमरजेंसी के सबसे बड़े कोई खलनायक था तो वो थे हरियाणा के मुख्यमंत्री रहे चौधरी बंसीलाल। और हरियाणा में राज तो मुख्यमंत्री बनारसी दास गुप्ता जी का था, लेकिन चलती तो चौधरी बंसीलाल की थी। हरियाणा की जेलें देश के बड़े नेताओं समेत हरियाणा के नेताओं से भरी पड़ी थी, और सब चौधरी बंसीलाल से हिसाब किताब चुकता करना चाहते थे। इसके बाद इमरजेंसी का बुरा दौर खत्म हुआ, और 1977 में उसी वर्ष जनवरी में श्रीमती गांधी ने चुनाव कराने का फैसला लिया। सभी राजनीतिक कैदियों को रिहा कर दिया गया, और देश की जनता इंदिरा गांधी और कांग्रेस से खार खाए बैठी थी। पूरा देश पार्टी और इंदिरा गांधी को भारी और अपमानजनक उसका हार का सामना करना पड़ा। खुद चौधरी बंसीलाल भी बहन चंद्रावती से भिवानी लोकसभा क्षेत्र से जीवन में बहुत बुरी तरीके से हारे, और जनता ने एक तरीके से उनको घर बैठा दिया। इसके बाद जनता पार्टी ने 24 मार्च 1977 को सत्ता संभाली। अब इमरजेंसी के खलनायकों के बुरे दौर की शुरुआत होनी थी। इसके लपेटे में वो लोग भी आने थे जो चौधरी बंसीलाल के बेहद नजदीकी माने जाते थे। चौधरी बंसीलाल के साथ हरियाणा के मुख्यमंत्री के अपने पूरे कार्यकाल में जो पहला कार्यकाल उनका था, और भारत के रक्षा मंत्री के रूप में उनके छोटे से कार्यकाल के दौरान प्रधान सचिव एस के मिश्रा जी उनके साथ साई की तरह ड्यूटी करते रहे, और दोनों के बीच काफी घनिष्ठ संबंध भी रहे। चुनाव के बाद में श्रीमती गांधी ने बंसीलाल सहित अपने पूरे मंत्रिमंडल के साथ इस्तीफा दे दिया, और मोरारजी देसाई ने भारत के प्रधानमंत्री के रूप में पद संभाल लिया। एस के मिश्रा जी अपनी पुस्तक फ्लाइंग इन हाई विंड्स में लिखते हैं कि मैं अपनी स्थिति के बारे में अनावश्यक रूप से चिंतित नहीं था। एक सिविल सेवक के रूप में उनको ये उम्मीद थी कि बंसीलाल के उत्तराधिकारी के लिए जो भी नियुक्त किया जाएगा वो उनकी सेवा करेंगे, लेकिन अंदर ही अंदर चिंता तो उनको खाई जा रही थी। हरियाणा में चौधरी देवीलाल नए मुख्यमंत्री बने, और मुख्यमंत्री बनने से पहले वो जिस सर्वोच्च पद पर पहुंचे थे वो प्रताप सिंह कैरो के नेतृत्व में संयुक्त पंजाब में संसदीय सचिव का पद था। चौधरी बंसीलाल ने भी उन्हें हरियाणा खादी बोर्ड का अध्यक्ष एक जमाने में नियुक्त किया था, और इस पर वो बहुत खुश होते हुए मिश्रा जी ने उनको देखा था। मिश्रा जी तो अपनी किताब में यहां तक लिखते हैं कि शुरुआत में तो चौधरी देवीलाल चौधरी बंसीलाल को अनुसूचित जाति से समझा करते थे। राजनीति में चौधरी बंसीलाल ने अपनी उम्र से बड़े नेता चौधरी देवीलाल को मात दी थी, और उनसे पहले बड़े पदों पर पहुंचे थे, और एक समय तो दोनों को के संबंध जो थे इस कदर खराब हो गए थे कि चौधरी बंसीलाल ने चौधरी देवीलाल को हथकड़ियां तक लगवाई थी, जिसका बदला बाद में चौधरी देवीलाल ने बंसीलाल जी को भी हथकड़ी लगाकर चुकता किया था। चौधरी देवीलाल हर हाल में चौधरी बंसीलाल को सबक सिखाना चाहते थे, और उनको ये मौका मिला हरियाणा का मुख्यमंत्री बनने के बाद। मुख्यमंत्री बनते ही वो सबसे पहले भिवानी पहुंचे थे ताकि बंसीलाल जी का दिल दहलाया जाए, और इसके बाद चौधरी देवीलाल ने चौधरी बंसीलाल पर कई तरह के केस लगवाए और उनको गिरफ्तार करवाया हथकड़ी पहनाकर, और उनके ही गृहनगर भिवानी में एक परेड के रूप में
उनको भिवानी कोर्ट ले जाया गया था, उसका अलग से वीडियो डाला हुआ है दोस्तों, आप देख सकते हैं उसको। लेकिन चौधरी देवीलाल इससे संतुष्ट नहीं थे। वो तो चौधरी बंसीलाल को एक तरीके से मसल कर रखना चाहते थे, और उनकी नज़र एस.के. मिश्रा जी पर भी थी, क्योंकि चौधरी देवीलाल को यह फीडबैक था कि बंसीलाल जी की असली ताकत तो ये एस.के. मिश्रा ही हैं। और दिल्ली में अपनी पहली जो प्रेस कॉन्फ्रेंस चौधरी देवीलाल ने की, उसमें पत्रकारों के सामने हरियाणा के मुख्यमंत्री चौधरी देवीलाल ने कसम खाई थी कि वो एस.के. मिश्रा जी को सलाखों के पीछे पहुंचाकर दम लेंगे। एस.के. मिश्रा जी के लिए चिंता की बात थी, लेकिन उन आईएएस को जरूर इससे खुशी मिली होगी जो मिश्रा जी को ठिकाने लगता देखकर खुश थे। बंसीलाल जी के साथ केंद्र में नियुक्त एस.के. मिश्रा जी को इसके तुरंत बाद हरियाणा कैडर में वापस जाने का आदेश मिला, और इसमें कोई देरी नहीं हुई। एस.के. मिश्रा जी भी अब राजनीति को खूब समझने लगे थे, और वो कबूतर बनकर खुद बिल्ली के मुंह में नहीं जाना चाहते थे। एस.के. मिश्रा जी ने गृह सचिव से मुलाकात की, और उनको जवाब मिला कि सरकार को एक अधिकारी को उनके राज्य कैडर में भेजने का पूरा अधिकार है, लेकिन अगर स्थानांतरण कार्यकाल पूरा होने से पहले हो तो ये अधिकारी के जो ईसीआर है या अधिकारी का जो पूरा जर्नी है उस पर कलंक की तरह होता है। गृह सचिव ने सबसे पहले तो दोस्ताना तरीके से ही बात की और बताया कि हरियाणा में आप जाएंगे तो आपकी अपनी पसंद की पोस्टिंग मिलेंगी, बस आप एक काम करें, श्रीमती गांधी और आपातकाल की घोषणा करने वाली परिस्थितियों के बारे में जानकारी उपलब्ध करवा दें। मिश्रा जी इस बात को अच्छी तरह समझ चुके थे, और उन्होंने गृह सचिव को कहा कि मुझे इस तरह की कोई भी जानकारी नहीं है, लेकिन अगर मेरे पास होती तो भी मैं इसका खुलासा नहीं करता। इससे गृह सचिव के तेवर बदल गए, वो भड़क गए, और उन्होंने मिश्रा जी को कहा कि सरकार को अपनी बातें मनवानी और उगलवानी भी आती हैं, मैं आपकी किसी भी तरीके से मदद नहीं करूंगा। मिश्रा जी हैरान थे और विश्वास नहीं कर पा रहे थे कि एक सीनियर आईएएस अधिकारी अब दूसरे आईएएस अधिकारी से इस तरह की बातें कर रहे थे। और जब आदमी के दिन फिरते हैं दोस्तों, तो कई तरह के दिन फिर देखने पड़ते हैं, और मिश्रा जी के दिन अब फिर चुके थे। मिश्रा जी ने गुस्से में गृह सचिव को जवाब दिया कि आपके जो भी मन में आए वो कर लेना। इसके बाद गृह सचिव ने छुट्टी के लिए मिश्रा जी का अनुरोध अस्वीकार कर दिया। मजबूरी में मिश्रा जी ने मेडिकल लीव के लिए आवेदन किया, और उनको मेडिकल बोर्ड के सामने पेश होने के लिए कहा गया। बुरे से बुरे दौर में एकाध बचाव का रास्ता भगवान भी खोल देता है, बस उस रास्ते को पहचानने की जरूरत होती है। और मिश्रा जी को एक अजीबोगरीब हाई बीपी की समस्या थी। उस बीमारी के लिए उनको भारत के साथ साथ यूके, यूएसए, सोवियत संघ और पोलैंड के अस्पतालों में भी दिखाया गया, लेकिन उसका निदान नहीं हो पा रहा था। और हाई बीपी की यह समस्या चौधरी बंसीलाल की ही देन आप समझ सकते हैं। एक तो चौधरी बंसीलाल के साथ काम करने के कोई घंटे तय नहीं थे, और 8 बजे दिन की शुरुआत होने के बाद दोपहर और रात के खाने के एक छोटे से ब्रेक के अलावा क्या पता अगले दिन सुबह तक बंसीलाल जी के साथ ही व्यस्त रहना पड़ता था। और इस दौरान एस.के. मिश्रा जी का जो बीपी था वो 140, 100, 150, 120, 170, 120, 180, 120 और 210, 160 हाई स्कोर बीपी का उन्होंने उस दौरान देखने को मिला। डॉक्टरों के लिए भी वो एक रहस्य बन गया था कि इतना हाई बीपी वाला आदमी जिंदा कैसे है। उनका विवरण बाद में जो मेडिकल जर्नल्स थे उनमें प्रकाशित हुआ था, और कार्डियोलॉजी सम्मेलनों में इस बात का चर्चा बनी थी कि मेडिकल छात्र इस आदमी को देखें, इस आईएएस अफसर को देखें, और उनका जो बीपी है वो भारत में रिसर्च का विषय बन चुका था। इतना ही नहीं, अमेरिका के जो बड़े बड़े चिकित्सा केंद्र थे और अनुसंधान केंद्र थे, उन्होंने उनको 1 महीने के लिए उनके साथ रहने खाने के खर्च भी उसमें शामिल था, और उनको बुला रहे थे कि आप हमारे साथ रहिए, हम आपकी बीपी पर रिसर्च करेंगे, लेकिन वो खुद को गिनी पिक नहीं बनाना चाहते थे, इसलिए विनम्रता से मना कर दिया। मिश्रा जी की यही हाई बीपी की बीमारी अब बुरे दिनों में काम आने वाली थी। उनको यकीन था कि मेडिकल बोर्ड के पास कोई विकल्प नहीं होगा, क्योंकि वो उनके आवेदन को खारिज करने का जोखिम नहीं उठा सकते, और उनका आवेदन स्वीकार कर लिया गया। मिश्रा जी उस अवधि में जो उनका अधिकांश भाग था वो बिना वेतन के 18 महीने के लिए एक तरीके से जबरन छुट्टी पर रहे, और उनका घर लगातार निगरानी में था, और उनकी हर कॉल टेप की जाती थी। उनकी हर गतिविधि पर सुरक्षा एजेंसियों की नजर थी। चौधरी देवीलाल तो चाहते थे मिश्रा जी को जल्द से जल्द सलाखों के पीछे किया जाए।
मजबूरी में मिश्रा जी को अपना सरकारी आवास छोड़ना पड़ा और अपने आईएएस दोस्त पीएच वैष्णव ने उन दिनों दोस्ती का फर्ज निभाया और उनकी मदद की। हरियाणा की पुलिस द्वारा गिरफ्तारी की आशंका के कारण मिश्रा जी को अग्रिम जमानत याचिका भी लगानी पड़ी। मिश्रा जी को शरण देने की वजह से पीएच वैष्णव के घर 2 दिनों तक छापेमारी की गई और तलाशी लेने वाला अधिकारी हरियाणा पुलिस का एक डीएसपी था। मिश्रा जी उसको पहचानते नहीं थे, लेकिन उस डीएसपी ने मिश्रा जी को एक तरफ ले जाकर बताया कि मैंने आपके साथ कभी काम किया है और मैं आपको अच्छी तरीके से जानता हूं और मैं आपको बताना चाहता हूं, सरकार ने मुझे आप पर कुछ लगाने को कहा है, लेकिन मेरा दिल ये काम करने को नहीं मान रहा है। उधर चौधरी बंसीलाल से संबंधित किसी भी दस्तावेज को बरामद करने के लिए भिवानी की एक अदालत द्वारा तलाशी वारंट जारी किया गया था, लेकिन पुलिस ने अपने संक्षिप्त विवरण से परे जाकर मिश्रा जी के सामानों पर एक लंबी चौड़ी पूछताछ की। यहाँ पर भी मिश्रा जी की एक आदत काम आई कि उन्होंने चाहे 100 रुपए की चीज ली हो या 50,000 की, हर चीज की रसीद वो संभाल कर रखा करते थे, इसलिए पुलिस के सामने तुरंत उसको पेश किया गया। कुछ भी आपत्तिजनक नहीं मिला तो सरकार ने मिश्रा जी के रेडियो और हथियार का लाइसेंस वापस लेने का फैसला कर लिया और उनका नवीनीकरण करने से मना कर दिया। मिश्रा जी बताते हैं कि ये तो भला हो उस डीएसपी का जिसने सरकार की बात नहीं मानी, नहीं तो जेल तो कम से कम जरूर जाना पड़ता। और आज तक वो उस अधिकारी की इस नेक नीति को याद रखते हैं। और रेडियो पर लाइसेंस का नाम सुनकर मेरी उम्र के साथी चौंक गए होंगे, लेकिन वो जो बहुत पुराने लोग हैं उनको पता है कि किसी जमाने में ये जो रेडियो था, इसको रखने का भी लाइसेंस लेना पड़ता था। जी हाँ दोस्तों, 5 दशक पहले रेडियो सुनने के लिए डाक विभाग भारतीय तार अधिनियम 1885 के अंतर्गत लाइसेंस के रूप में जारी करवाना पड़ता था और यह लाइसेंस उसी प्रकार का होता था जिस प्रकार आज वाहन चलाने का डीएल है, हथियार या अन्य चलाने के जो लाइसेंस हैं वो बनते हैं, ठीक वैसे ही रेडियो का लाइसेंस बनता था। उस दौर में बिना लाइसेंस के रेडियो सुनना अपराध माना जाता था और इसमें सजा के तौर पर वायरलेस टेलीग्राफी एक्ट 1933 के तहत सजा का प्रावधान भी किया गया था। रेडियो सुनने के लिए तब 2 प्रकार के लाइसेंस उपलब्ध कराए जाते थे, एक होता था घरेलू और दूसरा होता था कमर्शियल। घर पर बैठकर आपका रेडियो सुनना है तो घरेलू यानी डोमेस्टिक लाइसेंस आपको लेना पड़ता था और एक साथ कई लोग बैठकर चौपाल आदि में रेडियो सुनते थे तो उनको कमर्शियल लाइसेंस लेना पड़ता था। दोनों के लिए अलग अलग प्रकार का शुल्क होता था। वहीं लाइसेंस पासपोर्ट जैसी एक किताब आपने देखी होगी, वैसा ही लाइसेंस उसका मिलता था। डाक विभाग द्वारा इस पर डाक टिकट लगाया जाता था और इसकी अवधि 1 साल तक की होती थी। लाइसेंस पर निर्धारित शुल्क का आकाशवाणी लाइसेंस टिकट लेता था और फिर लाइसेंस टिकट लगाकर इसे प्रतिवर्ष रिन्यूअल इसका होता था और बिना लाइसेंस के रेडियो कार्यक्रमों को सुनना कानूनी अपराध उस समय माना जाता था और आरोपी को वायरलेस टेलीग्राफी एक्ट 1933 के अंतर्गत दंड दिए जाने का प्रावधान भी इसमें शामिल था। लाइसेंस में रेडियो का मैक और मॉडल का भी उल्लेख किया जाता है। उस समय रेडियो के सिग्नल भी काफी वीक हुआ करते थे, जिसके लिए टेलीविजन की भांति छत के ऊपर एंटीना लगाना पड़ता था और एक समय ऐसा आया जब रेडियो की लोकप्रियता कम होने लगी और 1980 के बाद तेजी से नए नए मनोरंजन के साधन बढ़ते गए और इस कारण रेडियो लोगों से दूर होता चला गया। घरों में टीवी बढ़ रहे थे और एक बड़ी आबादी रेडियो से दूर होती दिख रही थी। तब रेडियो सुनने के लिए लाइसेंस को पूरी तरीके से समाप्त कर दिया गया और इसके पीछे वजह थी कि 80 के दशक में सरकार को किसी तरह ये जो रेडियो है इसका अस्तित्व बचाना था और ये इस तरह ये रेडियो के लाइसेंस की कहानी थी दोस्तों। अब मिश्रा जी की जो कहानी है उस पर वापस आते हैं। हरियाणा पुलिस पर चौधरी देवीलाल ने यह दबाव बना रखा था कि मिश्रा जी को गिरफ्तार करो, लेकिन मिश्रा जी पकड़ में नहीं आ पा रहे थे। इसके बाद शाह आयोग और रेड्डी आयोग का दौर आया। ये दौर भी मिश्रा जी और रेड्डी कमीशन जो चौधरी बंसीलाल थे उनके लिए काफी परेशानियों भरा था और उस दौर की जो कहानी है दोस्तों, उस दौर में चौधरी बंसीलाल और मिश्रा जी क्या करते रहे, ये भी अपने आप में एक अनोखी कहानी है दोस्तों। इसका जो विवरण है, इसकी जो जानकारी है वो कल के वीडियो में हम जानेंगे। और जहां तक रही रेडियो की बात दोस्तों, तो आजकल एफएम का जमाना है, हम गाड़ियों में चलते हुए एफएम रेडियो सुनते हैं और आजकल तो हमारे प्रधानमंत्री भी अपने मन की बात रेडियो पर ही करते हैं। तो यह कहानी थी दोस्तों। अच्छी लगी हो तो आप जरूर कमेंट करना, दोस्तों के साथ शेयर कर सकते हैं। 3 बजे की मुलाकात और दोस्ती हमेशा चलती रहेगी। शुक्रिया, नमस्कार।